ये साल मुख्य तौर पर भाजपा के लिए हैट्रिक का साल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अगर कुछ दिनों पहले हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई जो अपनी हैट्रिक दर्ज करती है और जीत दर्ज करती है। और अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो आपको हम 2014 से देख रहे हैं, लगातार बैक टू बैक दमदार जीत दर्ज कर रहे हैं और मोदी मंत्रिमंडल में आप शुरुआत से ही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। इसके लिए पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा ये जिस तरीके से हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, दुनिया में अभी टॉप 5 पर हैं, जल्द ही टॉप 3 पर भी आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम पर्यटन की नक्शे पर देखें भारत को, तो अभी टॉप 10 देशों में भी नहीं है। इसके पीछे मुख्य तौर पर क्या कमी आप मानते हैं और किस गति से काम करने की जरूरत है? देखिए, पर्यटन के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। भारत के प्रति देखने का उत्साह तो लोगों का है, लेकिन भारत में आकर के यहाँ ट्रैवल एंड टूर के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी उसकी कमी हमारे यहाँ थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल के कालखंड में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्पेशली जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट्स का जिस तरह से विस्तार हुआ, 1.5 लाख किलोमीटर नए हाईवेज बने, नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, नए सेमी एक्सप्रेस ट्रेन्स चालू हो गई हैं, वंदे भारत चालू हो गई हैं, 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे फंक्शनल हो गए हैं। उस सब के चलते हुए लोगों की ट्रैवल करने की सुविधाएं बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से जब हम बाहर निकले तब अनुकूलताएं सामने दिखाई देती। उससे पहले जिस तरह के, क्योंकि घर से निकल करके कोई भी कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से जाएगा या पर्यटक की तरह जाएगा तो पहली चीज वो देखता है वो शांति। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें ना, जब सर कोई प्रियंका जी, शांति पहली चीज देखता है, स्टेबिलिटी देश में देखता है। देश में, जिस देश में नित्य प्रतिदिन हर तीसरे महीने कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है, जिस देश में जो है हर तीसरे महीने कोई बड़ा घोटाला होता हो, जिसकी पहचान ही आतंकवाद से ग्रसित देश की बन गई हो, वहाँ कोई नहीं आएगा। सर, ये बहुत बड़ी बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पर्यटकों की बात करें, जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई गोवा बहुत महंगा है, उससे बेहतर है कि थाईलैंड में चले जाओ, या फिर श्रीलंका बहुत सस्ता है, केरल से ज़्यादा, केरल जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो घरेलू हमारा टूरिज्म है, अगर इसको थोड़ा और सस्ता कर दिया जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर भी स्थिति बेहतर होगी? देखिए, घरेलू टूरिज्म सस्ता करने का विषय नहीं है। हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी होटल्स हैं, हमारा एयर टिकटिंग है, वो महंगा क्यों है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज देश से, विदेश से देश आने वाले लोगों के लिए भी और भारत के कोर टूरिस्ट के लिए भी आज जो है हमारे होटल्स हैं, हमारा जो है एयरवेज हैं, वो कंपैरेटिवली महंगे हैं। लेकिन महंगे होने के बाद में वो खाली नहीं है। आप देश के किसी भी होटल में चले जाइए, किसी भी डेस्टिनेशन पे चले जाइए, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। ये जो हमारी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बढ़ती हुई ताकत है, इस ताकत ने निश्चित रूप से विदेशी सैलानी को एल्बो आउट किया है। लेकिन फिर भी जिस गति के साथ में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है और साथ साथ में भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम धरातल पर हुए और उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जिस तरह से उसके चलते हुए भारत में मध्यम वर्ग का विकास हो रहा है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, और जब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल रहा है, वो एस्पायरिंग क्लास है जो सदियों से इस बात का इंतजार कर रही थी कि हमें, जो दशकों से इंतजार कर रही थी कि हम भी कभी घर से बाहर निकल करके जाएंगे। बिल्कुल, उनकी जो बढ़ती हुई ताकत है वो हिंदुस्तान में इस सेक्टर को सबसे प्रोमाइजिंग सेक्टर बनाती है। आज अगर हिंदुस्तान की जो है हमारी इकोनॉमी जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, हम 7.5% की गति से बढ़ने वाले देश हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से हमारा मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, हमारा टूरिज्म जो है, हम पूरा टूरिज्म सेक्टर इस बात को मानता है, केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं फैक्टर इन करूं तो भी 14% की ग्रोथ से बढ़ेगा। आज $247 बिलियन का टूरिज्म मार्केट है और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये $500 बिलियन हो जाएगा। लेकिन ये $500 बिलियन ऑर्गेनाइज मार्केट है। बिल्कुल सर, अनऑर्गेनाइज को अगर आप काउंट करेंगे तो इट विल गो अप टू $1 ट्रिलियन। सर, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपने मार्केट बताया है, आपके पास 2 महत्वपूर्ण चीजें, संस्कृति और पर्यटन, और इनका जब मेल होता है तो भारत की संस्कृति को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, और भारत का जो पर्यटन है वो हमारी संस्कृति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। गजेंद्र जी, आने वाले महीनों में
मैं कहूँगा कि कुछ दिन में इस देश में सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है और दुनिया की निगाहें भारत पर है। गजेंद्र जी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि विश्व पटल पर भारत का मान ऐसा बढ़े, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है और आप दुनिया में आज रिपब्लिक भारत के इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल्चर इज मदर ऑफ टूरिज्म। वहीं से पर्यटन का प्रारंभ होता है और भारत के पास में क्योंकि दिखाने को इतनी सारी विविधताएं हैं, जियोग्राफिकल, फिजिकल, कल्चरल, भारत का डिफरेंट कॉस्ट्यूम की जो विविधताएं हैं, भारत के पहनावे की, खान पान की, संस्कृति की, नृत्य की, संगीत की, भारत अपार संभावनाओं के द्वार पर है। जहाँ तक कुंभ का विषय है, कुंभ को लेकर हम सब के मन में जो सबसे बड़ा संकट और चुनौती हमेशा हुआ करते थे, क्योंकि कुंभ तो हर 12 साल में आता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है, वो होता था गंगा नदी के जल की जो है वो निर्मलता और अविरलता। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गंगा पर हमने काम किया और मुझे भी सौभाग्य मिला 5 साल तक माँ गंगा की सेवा करने का, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि इस कुंभ में जब लोग आएंगे, पिछली कुंभ में भी उन्होंने चमत्कृत दृष्टि से गंगा में हुए परिवर्तन को देखा था, अब की बार दांत के नीचे उंगली दबा करके जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव को जब देखेंगे, जो 12 साल के पहले के कुंभ में आया था, वो जब अब भारत में आएगा तो उसके लिए एक वाव फैक्टर होगा। ओ भारत, सब कुछ बदल गया है। ये जो बदलाव की ताकत है, ये बदलाव की ताकत ही भारत का सम्मान इस कुंभ के अवसर पर जब 25 करोड़ लोग उस कुंभ में एकत्रित होंगे, दुनिया भर के लगभग 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ आएंगे, उस 1.5 महीने के कालखंड के बाद में भारत की छवि ने जिस तरह से एक सकारात्मक परिवर्तन G20 की बैठक के बाद में विश्व के पटल पर देखा, उससे भी बड़ा परिवर्तन भारत की छवि का में अभिवृद्धि करने वाला ये कुंभ होने वाला है। बहुत बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो लगातार उनका जोर रहता है कि देश के भीतर जो टूरिज्म है उसको सर बढ़ाया जाए। और जब टूरिज्म का जिक्र होता है, हिंदुस्तान में सबसे सुंदर और सबसे अगर ऐतिहासिक देखना है तो राजस्थान का जिक्र होता है, जहां जोधपुर से आप भी आते हैं। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी, जिसे सन सिटी कहा जाता है, और एक अलग ही इतिहास। लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं अपने आप में, वो अपने एक बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन उन बातों को उतना, उन जगहों को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कहाँ पर कमी है? और अगर मैं बजट की बात करूँ तो संस्कृति मंत्रालय को 3260 करोड़ का बजट मिला है, पर्यटन मंत्रालय को 2479 करोड़ का बजट मिला है। तो अब पूरा मंत्रालय का प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसे धरातल पर लाकर एक अलग तस्वीर पेश करनी है? देखिए, आज अगर भारत के टूरिज्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की अगर हम चर्चा करें तो वो है कि हम पैन इंडिया मार्केट जिस तरह से करने की आवश्यकता है, उसमें कहीं कमी थी। हमने तकनीकी के परिवर्तन के साथ साथ में उसको परिवर्तित करके उसको हम ठीक से शोकेस कर सकें, इसके लिए काम किया है। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से, प्रसाद योजना के माध्यम से, राज्यों का सहयोग के साथ मिलकर के, क्योंकि टूरिज्म इज़ ए स्टेटलेस सब्जेक्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके साथ मिलकर के हमने उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, पिछले बजट में और इस बजट में दोनों में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की कल्पना रखी थी और 1 लाख करोड़ रुपए का फंड उसके लिए डेडिकेट किया था। इस बार जब ये मंत्रालय मुझे मिला, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। हमने जाकर के निवेदन किया कि हमको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश करना चाहिए और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपया उसके लिए एडिशनल जो है वो ग्रांट किया। हमने स्टेट्स के साथ में मीटिंग की कि एक प्रेजेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डीकंजस्ट करने के लिए या उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ी योजनाओं को लेकर के आए। और मुझे प्रसन्नता है, 15 तारीख को आखिरी उसकी डेट थी। 8000 करोड़ रुपए के वर्थ की परियोजनाएं प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर बना करके राज्य जो है देश की सरकार को भेजी है। तो हम टूरिज्म के मंत्रालय के डिफरेंट बजटरी हेड्स जो हैं हमारे, उन सब में अकोमोडेट करके हम देश के टूरिज्म एक्सपीरियंस को, टूरिस्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से बढ़ा सकें। और मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के जिसकी चर्चा आपने की, आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की, उससे आगे बढ़ करके अब भारत में जब और पूरे विश्व भर में जब कोविड के बाद में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, तब भारत में नए टूरिज्म की संभावनाएं किस तरह से बढ़े। आपने देखा भारत में एडवेंचर टूरिज्म पर काम हो रहा है। अब भारत में जो है इमर्सिव टूरिज्म एक्सपीरियंस पर भी हम काम कर रहे हैं। तकनीकी की ताकत के आधार